So we are having our revision classes. जो डेली हम रिवाइज कर रहे हैं उसमें कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो वो आप पूछ सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए करिकुलम हम प्लान करते हैं उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। द एक्टिविटी शुड बी एज एंड डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं, विकासात्मक कार्य हर एज ग्रुप के लिए। मान लीजिए 2 साल का बच्चा है, 3 साल का है, 4 साल का है, तो हर एज के लिए कुछ कार्य हैं जो अध्ययन करके लिखे गए हैं, बनाए गए हैं, जो एक्सपेक्टेड रहते हैं कि इस उम्र में बच्चा कर लेगा। चाहे वो खड़ा होना हो, जंप करना हो, उस तरह की एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज रहती हैं। तो वो बच्चा कर पाता है अपनी उम्र के अनुसार या नहीं, वो हमें बताता है कि जो विकास है वो एक हम कह सकते हैं कंपेयरिंग टू उस एज ग्रुप का जो पीयर ग्रुप है वो नॉर्मल चल रहा है या नहीं, या बच्चा लैग कर रहा है, पिछड़ रहा है विकास में। और अगर मान लीजिए वो डेवलपमेंटल डिले हमें दिखता है तो फिर हम जो है बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि इंटरवेंशन प्लान दें और जो भी कारण है उसका पता लगाएं और बच्चा जो वो लैग है उसको ओवरकम करे। तो वो जो विकासात्मक कार्य हैं, जो एक्टिविटीज हम करिकुलम में प्लान करते हैं, हमको वो क्रॉस चेक करना होता है कि उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए वो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट हो। या मान लीजिए जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि हमने विकासात्मक कार्य देखे जो 4 से 5 साल के बच्चे कर सकते हैं और हम 2.5 से 3 साल के बच्चों को कराना शुरू कर दें, है ना। इस वक्त जो स्कूल्स का कंपटीशन है या प्ले ग्रुप में भी हम देखते हैं कि ये सोच कर कि जो आगे के बच्चे कर पाते हैं वो हम इसी उम्र में करा देते हैं, तो शायद जो पेरेंट्स हैं वो हमें ज्यादा प्रेफर करेंगे या बच्चे को हम ज्यादा सिखा लेंगे। तो ये सोच बहुत गलत हो जाएगी, क्योंकि ये जो टेंटेटिव सेंसिटिव एज होती है इसमें हमें जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत ध्यान से प्लान करनी चाहिए कि डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट हो, यानी जो विकासात्मक कार्य उस उम्र के बच्चे कर सकते हैं उसी टाइप की एक्टिविटीज हमको जो है करिकुलम में डालनी चाहिए। ये प्रिंसिपल क्लियर है सबको? चमन? यस मैम। है ना, जो विकासात्मक यस मैम, मैं डिस्कनेक्ट हो गया अभी, मैंने से वो बेटा फिर से रिपीट करो, क्या कह रहे हो? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था उससे। अच्छा ठीक है। पहला प्रिंसिपल ये है कि डेवलपमेंटल टास्क आपने पढ़े हैं ना, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है कि विकासात्मक कार्य यानी एक पर्टिकुलर उम्र के लिए 2 साल का बच्चा है, 3 साल का है, कार्य हैं जो अध्ययन के द्वारा बनाए गए हैं कि इस उम्र में जो ज्यादातर बच्चे हैं वो इन कार्यों को कर लेते हैं। तो उन कार्यों से मैच करा के जो हमारी एक्टिविटी हम प्लान करेंगे, जिस उम्र का बच्चा है उसी के अनुसार, उसके डेवलपमेंटल टास्क के विकासात्मक कार्यों के अनुसार वो एक्टिविटीज होनी चाहिए। हम उस ऐसा ना हो कि 2.5 साल का 3 साल का बच्चा है और उससे हम 5 या 6 साल का बच्चा जो कर सकता है उस तरह के एक्टिविटीज प्लान करें, तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए ये पहला प्रिंसिपल है कि जो भी एक्टिविटीज हम बच्चों को देते हैं वो उनकी एज के अनुरूप होने चाहिए, डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट होने चाहिए। ठीक है, विकास के नजरिए से उनके एज के, उनके उम्र के अनुसार होने चाहिए। सेकेंड है एक्टिविटीज फोस्टरिंग ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट शुड बी अप्रोप्रिएटली प्लान्ड। देखिए इसके ऊपर हमने कल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था होलिस्टिक डेवलपमेंट, है ना। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है संपूर्ण जो विकास है, यानी कोई भी एरिया वो हम अनछुआ नहीं छोड़ते। चाहे ऐसा नहीं है कि हमारा जो करिकुलम है उसमें खाली फिजिकल एक्टिविटीज हो या खाली हम कह सकते हैं कॉग्निटिव या लिटरली यानी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड एक्टिविटीज हो। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि विकास के जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको हम अपनी एक्टिविटीज के द्वारा एक सामंजस्य बनाकर अच्छे से कवर कर सकें, है ना। उसमें कुछ एक्टिविटीज जो हैं वो लिटरेचर की, लिटरेरी होनी चाहिए, जो हम 3R कहते हैं ना, राइटिंग, रीडिंग और अर्थमेटिक। 3Rs क्या है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 3Rs अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में क्या होते हैं? पहला आर यानी रीडिंग, पढ़ना सिखाते हैं ना बच्चे को, रीड करना। दूसरा आर राइटिंग, लिखना सिखाते हैं। और तीसरा आर होता है अर्थमेटिक यानी मैथ्स के कॉन्सेप्ट। तो जनरली क्या होता है, स्कूलों में ये 3 चीजें तो सिखाई ही जाती हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम प्री स्कूल को प्ले वे मेथड से इंटरेस्टिंग बना रहे हैं कि उसका जो करिकुलम है वो खाली ये 3R ना पढ़ाकर बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का करे, चाहे वो इमोशनल डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, वो सारी चीजें कवर हों। तो एक्टिविटीज फोस्टरिंग ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के जितने भी डोमेन्स हैं उन सबको हमारी एक्टिविटीज अच्छे से
कवर करें, कुछ इस तरह से हमारा करिकुलम प्लान होना चाहिए। तो जो भी विकास हमने जो डोमेन्स पढ़े हैं, बताइए जरा क्या डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के? अनीता, डिफरेंट डोमेन्स बताइए विकास के, डेवलपमेंट के। जैसे शारीरिक विकास, और बताइए फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, बाकी बताइए। शारीरिक, यस हाँ मैम, शारीरिक, कॉग्निटिव, हाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट? इमोशनल हो जाएगा, हाँ, मेंटल मैम, इमोशनल डेवलपमेंट है, यस मैम, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, यस मैम। ठीक है। तो ये जितने भी डोमेन्स हैं ये सारे हम कवर करें, ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल, द अटेंशन स्पैन ऑफ यंग चिल्ड्रन इज 15 to 20 minutes. Therefore, the duration of activity should be 20 minutes with additional time allotted for winding up and initiation of the next activity. However, the program should allow space and flexibility for need-based variation. अब तीसरा प्रिंसिपल ये है कि अर्ली चाइल्डहुड एज के जो बच्चे होते हैं, प्राय इनका अटेंशन स्पैन यानी किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना, कंसंट्रेट करना वो कम होता है। उसका जो ड्यूरेशन है, उसका जो अंतराल है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, 15 से 20 मिनट का होता है। तो हम जो एक्टिविटी या जो क्लास हम प्लान कर रहे हैं वो 15 से 20 मिनट की में उसमें बच्चा एक्टिविटी करे, और 5-5 मिनट आगे पीछे हम तैयारी के लिए उसको फिनिश करने के लिए, खत्म करने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरह से जैसे होता है ना, अगर हम 1 घंटे का पीरियड इतने छोटे बच्चे का लगा देंगे तो कभी उसको ध्यान से कर नहीं पाएगा, उसका मन जो है वो इधर उधर भागने लगेगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो हम प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बच्चों के लिए, उनका जो हम एक टाइम टेबल शेड्यूल बनाएंगे, उसमें जो एक्टिविटी रहेगी वो 15 से 20 मिनट की होती है, बहुत लंबी नहीं होती। इसका विशेष तौर पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो 20-20 मिनट की एक्टिविटी रहेंगी और थोड़ा टाइम हम आगे पीछे बच्चे को तैयारी करने के लिए और वाइंड अप करने के लिए यानी फिनिश करने के लिए देते हैं। हाँ, पर हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारा प्रोग्राम जो अर्ली चाइल्डहुड का होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रहती है। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा कहा कि जो ये अर्ली चाइल्डहुड का करिकुलम है ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है ना। हो सकता है एक बच्चा जो है वो बाकी सब बच्चों से थोड़ा सा ज्यादा समय लगाए, या उसकी उसकी जो नीड्स हैं वो औरों से डिफरेंट हो, तो उसको हमें कंसिडर करना चाहिए। मान लीजिए उतना और से समय चाहिए तो देकर उसका वाइंड अप कराएं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो स्पेस हमें अपने करिकुलम में हमेशा रखना चाहिए। फिर 2 एक्टिविटी के बीच में हमें थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा गैपिंग रेस्ट के लिए और बच्चे को नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए रेडी होने के लिए देना चाहिए। There should be a balance between structured and unstructured. अब देखिए हमने कहा था ना, हमें डिफरेंट एक्टिविटीज बहुत सुंदर तरीके से करिकुलम में डालते हैं, तो उनके क्या प्रकार हैं और कैसे उनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पहला बैलेंस है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज का। स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी वो होती है जिसमें हम निर्धारित करते हैं कि हमें ये चीजें करानी है, बच्चा मान लीजिए ये चीज बनाएगा, ये ऐसे करेगा, तो उसका जो मेथड है, उसका जो तरीका है, पहले से निर्धारित कर लेते हैं, तो उसे हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कहते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है? जिसमें हम बच्चे की क्रिएटिविटी निकालने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम बहुत पहले से सुनियोजित नहीं करते, बल्कि जैसे जैसे बच्चों का इंटरेस्ट आएगा या उस एक्टिविटी को करने में जैसा हम उनका हम उनकी रुचि देखेंगे, उनकी एक्टिवनेस देखेंगे, या बच्चा जैसा रिस्पॉन्स देगा उसके अकॉर्डिंग उस एक्टिविटी को हम कंडक्ट कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर हम ड्राइंग का एग्जाम्पल लें, अगर हम बच्चों को, सारे बच्चों को हम एक एप्पल जो है एप्पल का स्केच दे रहे हैं और कह रहे हैं इस एप्पल में सब लोग कलर करिए, ठीक है, जिस भी कलर का एप्पल होता है, तो ये एक्टिविटी बड़ी स्ट्रक्चर्ड हो गई कि हमने पहले से निर्धारित किया कि हम एक शीट लेंगे जिसपे एप्पल का चित्र होगा और बच्चों से एप्पल को कलर कराएंगे, ठीक है। और मान लीजिए उसी एक्टिविटी को हम एक शीट लेते हैं और बच्चों से कहते हैं अपना कोई भी फेवरेट फ्रूट बनाइए, या कोई भी फ्रूट जो आपके मन में आए आप बनाइए। तो बहुत ज्यादा हमने इस एक्टिविटी को स्ट्रक्चर्ड नहीं कर रखा, बच्चों को लूज छोड़ रखा है कि मे बी उनके मन में जो भी वो अपने आसपास देखते हैं, मे बी घर में उनकी डाइट में फ्रूट्स है कि नहीं है, कुछ भी जो चीजें हमें जाननी है, उनसे डिस्कस करना है, कन्वर्सेशन करना है, उस एस्पेक्ट से हमने उनको फ्री छोड़ा और उनसे हम कह रहे हैं कि कोई भी फ्रूट ड्रॉ करिए। एक्टिव एंड क्वाइट, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें जो बच्चे हैं उनकी एक्टिविटी में भी फिजिकल या जो वर्बल है वो बहुत एक्टिव रहती है, और कुछ हम कार्य ऐसे होते हैं जो बच्चे बहुत शांति से बैठकर करते हैं। तो जो हमारा करिकुलम होना चाहिए उसमें दोनों तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए, एक्टिव एक्टिविटीज भी और क्वाइट शांति से करने वाले जो कार्य होते हैं वो भी।
आउटडोर एंड इंडोर, जैसे मान लीजिए एक्टिव और क्वाइट का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम मान लीजिए अंतराक्षरी खिलवा रहे हैं वर्ड्स की बच्चों के साथ, तो उसमें हर बच्चे को एक्टिव होना पड़ेगा, उसकी चांस आएगी, खड़ा होगा, बोलेगा, कन्वर्सेशन करेगा, एक एक्टिव एक्टिविटी हो गई है। क्वाइट एक्टिविटी, मान लीजिए हम कलरिंग दे रहे हैं, तो हर बच्चे को अपनी सीट पर बैठकर अपनी शीट पर जो है ड्राइंग करनी है या कलरिंग करनी है, जो भी करना है, तो क्वाइट एक्टिविटी हो गई। तो दोनों तरह का मिक्सचर होना चाहिए, कुछ एक्टिव एक्टिविटीज और कुछ क्वाइट एक्टिविटीज। आउटडोर एंड इंडोर, ये भी आपको पता है, बाहर खेले जाने वाले खेल या बाहर वाले जो भी कार्य हैं, जैसे कि हम उनको मान लीजिए पार्क में एक वॉक के लिए लेके गए, या हम पार्क में कोई एक्टिविटी, कोई गेम उनसे खिलवा रहे हैं। और इंडोर एक्टिविटीज यानी जो प्रीमाइसेस हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड सेंटर है उसके अंदर जो भी कार्य हम, जो भी एक्टिविटीज कराएं, उनको हम इंडोर एक्टिविटीज कहते हैं। तो इन दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, कुछ खेल, कुछ कार्य, कुछ एक्टिविटीज जो है वो बाहर होनी चाहिए और कुछ अंदर होनी चाहिए। सेल्फ डायरेक्टेड एंड अडल्ट इनिशिएटेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, कुछ एक्टिविटीज जो बच्चा, हम जो बार बार कह रहे हैं कि उनकी क्रिएटिविटी लाने के लिए या उनको फ्रीडम देने के लिए, ताकि वो अपने मन की चीजें अपने अनुसार एक्सप्रेस करें, कुछ एक्टिविटीज हम ऐसी कराते हैं जो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, यानी बच्चा अपने अनुसार उसे कर कर दिखाएगा। और कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें जो अडल्ट हैं यानी बड़े हैं वो गाइडेंस देंगे, सिखाएंगे, इनिशिएट कर लेंगे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को, और जो है एक डायरेक्शन में उसको लेकर जाएंगे। एंड इंडिविजुअल, स्मॉल ग्रुप एंड लार्ज ग्रुप एक्टिविटीज, ये आपको पता ही है, अगर एक एक बच्चे को जाकर हम कोई कार्य करा रहे हैं तो वो इंडिविजुअल एक्टिविटी हो गई। अगर ग्रुप में हम उन्हें एड्रेस कर रहे हैं और कुछ करने को कह रहे हैं तो वो ग्रुप एक्टिविटी हो गई। और लार्ज ग्रुप यानी बहुत सारे हैं, मान लीजिए हमने कुछ, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस का हम देख ही रहे हैं चलन है, तो जिसपे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ऑनलाइन लार्ज ग्रुप यानी जब जो लिमिटेड हमारा 15 से 20 बच्चों का ग्रुप है उससे ज्यादा वो बढ़ जाए और उसमें हम कोई एक्टिविटी कराएं, तो ये हर तरह की एक्टिविटीज हमको इन्वॉल्व अपने करिकुलम में करनी चाहिए। लार्ज ग्रुप एक्टिविटीज क्या हो सकती है, जैसे असेंबली में हम बच्चों को ले जा रहे हैं, वहां पे पीटी कर रहे हैं, वहां बहुत सारे बच्चे हैं, तो इट इज ऑल कि हम उनको एक्सपोजर कर रहे हैं इन सारी एक्टिविटीज से, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। द एक्सपीरियंस शुड प्रोग्रेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जो हमारी एक्टिविटीज होते हैं, कार्य होते हैं, वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करने चाहिए। यानी जो शुरुआत होती है प्री स्कूल की, वो सिंप्लिसिटी से धीरे 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 उसको हम कॉम्प्लेक्स करते हैं। जैसे आपको पता ही है, पहले हम डॉट्स बनाना सिखाते हैं, लाइन बनाना सिखाते हैं, स्टैंडिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लांटिंग लाइन, है ना। उसके बाद फिर हम उनको पैटर्न्स देते हैं कि इन डॉट्स को ज्वाइन करके कोई जो भी इमेज है आप वो बनाइए, और धीरे धीरे उसको फिर हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम बढ़ाते जा रहे हैं। फिर हम अक्षर देते हैं कि प्रॉपर अक्षर बिना किसी मदद के आप लिखिए। फिर जब बच्चा लेटर्स को पहचान जाता है तो हम उसको 3 शब्दों को जोड़ने के लिए कहते हैं, और ये सब होते होते फिर हम कर्सिव राइटिंग पे आ जाते हैं। तो जो जो भी हमारी एक्सरसाइजेस हैं उनको हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सबसे पहले बच्चा जैसे स्कूल आया है या क्लास में आया है उसे हम बहुत डिफिकल्ट चीज देते हैं। तो हायर क्लासेस में भी देखते हैं कि जब जो भी टीचर है वो क्लास लेता है या किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने जाता है, तो जो उसके पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, जो सिंपल सी चीजें हैं जो उनको ऑलरेडी पता है, हम उससे शुरुआत करते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो मोटिवेट होते हैं उस चीज को जानने के लिए, समझने के लिए, और धीरे धीरे फिर जो कॉम्प्लेक्स चीज है उसको हम सामने लाते हैं। तो ये इसका हम विशेष तौर पर ध्यान रखें कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हमें जाना है। A wide range of individual and group experiences should be planned, which are related to the child's environment and are enjoyable and challenging for children. A wide range of individual and group experiences should be planned. देखिए experiences हमने बार बार डिस्कस किया, बहुत आवश्यक हैं बच्चों के लिए। तो इंडिविजुअल और ग्रुप एक्सपीरियंसेस इस तरह से प्लान करने चाहिए ताकि जो बच्चा है वो उस वातावरण को, अर्ली चाइल्डहुड सेंटर के वातावरण को इंजॉय करे, और वो बच्चे के लिए चैलेंजिंग भी हो, क्योंकि बच्चे चैलेंजेस पसंद करते हैं। बहुत बोरिंग या मोनोटोनस एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हमारा शेड्यूल बड़ा बोरिंग सा है, जो बच्चे को कि हम स्कूल जो भी सेंटर है हम वहाँ आए, हमने ये एक्टिविटी की, फिर हमें मैथ्स कराया जाएगा, फिर हमें इंग्लिश कराया जाएगा, फिर ये होगा और फिर छुट्टी हो जाएगी।
तो जो रूटीन है वो बहुत मोनोटोनस नहीं बल्कि बच्चे के लिए चैलेंजिंग होना चाहिए, जिसे वो इंजॉय करे। चैलेंजिंग, और चैलेंजिंग हम कैसे बना सकते हैं ये बताइए। देखिए कॉन्सेप्ट्स तो वही हैं जो हर स्कूल में सिखाए जाएंगे, ठीक है, चाहे वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हों, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हों, या हमारे लिटरेरी चीजें हों, पर उसको इंटरेस्टिंग हम अपनी एक्टिविटीज और मटेरियल्स के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, वही चीज हमें बच्चे को सिखानी है तो हम खेल द्वारा उसे इंटरेस्टिंग करके सिखा सकते हैं, और वही चीज उसको हम प्लेन रीडिंग करके या ऐसे बताकर सिखा सकते हैं। तो यहाँ हमारी जो आर्ट है वो सामने आती है कि हम कितना इंटरेस्टिंग और कितना इंजॉयबल, कितना जो उस बच्चे को उस कार्य में मजा आए करने में, वो हमारी इनोवेटिवनेस है एज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर। और वहाँ आपकी एबिलिटी टेस्ट होती है। अगर आप अच्छे से अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को समझ जाते हैं और आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, तो आप बच्चों के लिए वही सारे कॉन्सेप्ट्स को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाकर उनके सामने रखेंगे, जिससे बच्चे इंजॉय करें और उनको चैलेंजिंग वे में एक्सेप्ट करें और कंप्लीट करें। Routine fosters a sense of security in children, therefore some routine should be followed in a daily program. देखिए प्रिंसिपल हमने आपसे डिस्कस किया था कि बच्चे, ये जो उम्र होती है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये क्या उम्र हम कह सकते हैं, हर उम्र में हम सेफ्टी सिक्योरिटी पसंद करते हैं, है ना। आप भी अपने घर जाएंगे तो घर हम क्यों पसंद करते हैं, या घर जाके हम रिलैक्स क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है ये जगह सुरक्षित है, ठीक है, सेफ है, तो हम एक सुकून महसूस करते हैं वहां। तो इतना छोटा बच्चा तो हम समझ ही सकते हैं कि उसके लिए ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो सुकून की फीलिंग है, सेफ्टी की फीलिंग है, इससे रूटीन भी जुड़ा हुआ है। जैसे घर में हमें पता है हम सुबह उठते हैं, ठीक है, फिर सबको गुड मॉर्निंग करते हैं, चाय टी मिल्क जो भी है हम वो लेते हैं, हमारा एक रूटीन सेट है। फिर ब्रेकफास्ट बनेगा, सब साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, तैयार होंगे, अपने अपने कार्य करेंगे, फिर लंच होगा। तो जो भी है एक रूटीन सेट है जो डेली सेम रिपीटिशन होता है। तो हमें वहां सेफ्टी महसूस होती है, हमें पता होता है कि अब ये होगा, अब ये होगा। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर पे भी एक शेड्यूल बनाना, इसीलिए करिकुलम प्लानिंग हम कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें एक रूटीन बनाना भी आवश्यक है। ठीक है, हमने कहा मोनोटोनस भी नहीं होना चाहिए। अब रूटीन कैसे, जैसे बच्चों को पता है हम सुबह आए तो सबसे पहले मॉर्निंग में प्रेयर होगी, ठीक है, जो डेली होती है। फिजिकल एक्टिविटीज, मान लीजिए पीटी पीरियड, जो वार्म अप पीरियड होता है कि बच्चे थोड़े से एक्टिव हो जाएं, वो रोज होता है। उसके बाद हमारी एक दो क्लासेस जो भी डिफरेंट क्लासेस होंगी, फिर लंच ब्रेक होगा, सबको पता है कि इस टाइम पे लंच ब्रेक होगा। उसके बाद फिर एक दो क्लासेस होंगी, फिर मैम आएंगी, मान लीजिए जो क्लास टीचर है वो आकर एक एक चीज जो है डेली रिपीट। तो ये जो रूटीन बनता है ये बच्चों के अंदर एक सिक्योरिटी की भावना डालता है, एक सुरक्षात्मक जो माहौल है उनको फील कराता है। तो ये आवश्यक है कि हमारे डेली प्रोग्राम में वो रूटीन दिखना चाहिए। द ECC प्रोग्राम शुड नेवर बी रिजिड, ये हम बार बार कहते हैं कि जैसे फॉर्मल स्कूलिंग में हर चीज बहुत रिजिड रहती है ना, सख्त रहती है कि जो पीरियड है वही पीरियड होगा, वैसे ही होगा। पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रोग्राम जो होता है उसको हमें कभी भी बहुत रिजिड नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए एकदम से बारिश हो गई, ठीक है, और बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको बड़ी क्यूरियोसिटी आ रही है और वो बारिश को डिस्कस कर रहे हैं, देख रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमने जो भी करिकुलम प्लान किया था, मे बी हम अपनी एक्टिविटीज को रेन से जोड़कर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो सिचुएशन आ गई है और हम देख रहे हैं बच्चों का सब इंटरेस्ट उसकी तरफ है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमको रखनी चाहिए, इट शुड नॉट बी वेरी रिजिड। The duration of the preschool should be 3 to 4 hours. The program should provide for some rest period during the day, and if it is for a longer duration as a full day program, then a nap time is to be ensured. जनरली ये जो प्री स्कूल जो भी अर्ली चाइल्डहुड सेंटर्स होते हैं, इनका जो प्रोग्राम होता है वो 3 से 4 घंटे का होता है। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था अटेंशन स्पैन बच्चों का 20 मिनट से ज्यादा की एक्टिविटी हमें प्लान नहीं करनी चाहिए, और जो ओवरऑल प्रोग्राम भी है वो 4 घंटा मैक्सिमम जो है होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और मान लीजिए कोई डे केयर सेंटर है जो इस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो ज्यादा लंबे समय के लिए है, शाम तक के लिए है या लंबे आवर्स के लिए पूरे दिन का है, तो फिर उसमें बीच में हमें नैप टाइम यानी सोने का, रेस्ट करने का एक पीरियड जरूर डालना होगा। तभी वही, तब वो बच्चे के लिए ठीक होगा और बच्चे इंटरेस्ट के साथ उस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। Learning opportunities should be interconnected, linking learning experiences across developmental domains in a meaningful context, reflecting the real life context of the children.
अब जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं उनको हमें कनेक्ट करना होता है बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंसेस से और विकास के जो विभिन्न डोमेन्स हैं उनसे और उनके रियल लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं कॉन्टेक्स्ट है उनसे, है ना। हम बहुत फैब्रिकेटेड लर्निंग नहीं करा सकते। अर्ली चाइल्डहुड की जो लर्निंग है वो ज्यादा फ्रूटफुल तब होगी जब एक तो मान लीजिए एक थीम हम लेते हैं, कॉन्सेप्ट हम लेते हैं, ठीक है, उस थीम को हम हर डोमेन से, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हो, उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं उस थीम को, उस कॉन्सेप्ट को, और उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए, रियल लाइफ उनको से जोड़ने के लिए जो रियल लाइफ में हम चीजें करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, जो चीजें बच्चे देख रहे हैं उससे लर्निंग को जोड़कर उनको सिखाते हैं, तो वो ज्यादा हम कह सकते हैं फ्रूटफुल होता है, अच्छा होता है। हमने नीचे भी एक जब एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे ना, जैसे कि मान लीजिए हमने थीम फ्रूट्स की रखी है, तो हमने देखा फ्रूट की थीम है तो हम आर्ट जो पीरियड है, ड्राइंग का पीरियड, उस पर हम फ्रूट्स की जो है कलरिंग करा रहे हैं, ड्राइंग करा रहे हैं बच्चे से। और हम क्या कहते हैं जो इंग्लिश क्लास है उसमें हम डिफरेंट फ्रूट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं बच्चों से। और अगर मैथ्स है तो मे बी मैथ्स के जो सम्स हैं उसमें हमने फ्रूट सिंबल यूज किए हैं एडिशन के लिए या उसको सम अप करने के लिए या कंपैरिजन के लिए कि कौन सा फ्रूट बिगर है, कौन सा स्मॉलर है, ठीक है, किसका वेट ज्यादा है, किसका कम है। तो जो एक थीम है उसको लेकर हम चले हैं और सारे डोमेन्स को उससे जोड़कर देखते हैं। और प्लस मान लीजिए हमने ऐसा फ्रूट डाला या जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं जो इंडिया में नहीं पाया जाता, फॉरेन का कहीं का फ्रूट है और इतना कॉमन नहीं है मार्केट में, तो बच्चा उससे रिलेट नहीं कर पाएगा, उसे समझ नहीं पाएगा। वो रिफ्लेक्ट तब कर पाएगा जब हम रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में बच्चों के साथ उसको जोड़ेंगे, जो अपने घर में मार्केट में अक्सर देख रहा है। तो हमें शुरुआत उससे करनी चाहिए, तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इजिली हम वो लर्निंग एक्सपीरियंस उसके लिए सिंपल बना पाएंगे। फिर धीरे धीरे उसको हम और एड ऑन कर सकते हैं, दैट इज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, कि जितने फेमिलियर फ्रूट्स हैं पहले उसको उसके बारे में पता चल गया, और जब हमें लगता है कि वो जो नॉलेज है वो उसने गेन कर ली, वो अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत अच्छी हो गई, तो जो फ्रूट्स नहीं भी हैं या बाहर के हैं उनके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं, बता सकते हैं और उनको अवेयर कर सकते हैं। तो ये हमें करिकुलम प्लानिंग में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। द लैंग्वेज यूज शुड बी द मदर टंग ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। हम लोग अर्ली चाइल्डहुड की बात करें, अगर अभी की भी क्लास की हम बात करें, तो आपके साथ हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों का प्रयोग करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस कॉन्सेप्ट को लेकर और अच्छी हो जाए, समझ में आ जाए। वो ये बताता है कि मदर टंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, और किसी भी बच्चे को अगर हम मदर टंग में कोई चीज समझाते हैं उसको ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो वही चीज छोटे बच्चों के साथ है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के साथ है, कि उस वक्त तो वो और ज्यादा सिर्फ अपनी फैमिली और अपने पेरेंट्स से ही कांटेक्ट में है, तो स्पेशली वो भाषा जो घर में प्रयोग हो रही है, जो सब बोल रहे हैं, उससे बच्चा ज्यादा फेमिलियर है। और जब उसके वही भाषा का प्रयोग हम अर्ली चाइल्डहुड सेंटर पे करते हैं, तो बच्चा ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है, उसको चीजें ज्यादा इजीली समझ में आती हैं और उसके लिए वो चीज ज्यादा सिंपल होती है। तो द लैंग्वेज यूज शुड बी द मदर टंग ऑफ द चाइल्ड. Effort should be made to extend their language sensitivity and introduce the school languages gradually to facilitate school readiness. तो हमें स्टार्टिंग उस मदर टंग से करनी चाहिए और धीरे धीरे जो स्कूल की में भी लैंग्वेजेस हैं जिनसे हम उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो फिर धीरे धीरे हम उसके प्रति बच्चे को सेंसिटाइज कर सकते हैं और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पर शुरुआत हमें उसी से करनी चाहिए, तो एक अच्छा रैपो जो है या अंडरस्टैंडिंग है या एक प्रेजेंट एनवायरनमेंट बच्चा फील करेगा जब वो तुरंत एंटर करता है प्री स्कूल में। Curriculum goal and objective should guide classroom process and assessment of the children. जो हमारा प्रोग्राम करिकुलम होगा उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्लासरूम के प्रोसेस और असेसमेंट को गाइड करने चाहिए। यानी हम जो करिकुलम प्लानिंग कर रहे हैं, मान लीजिए हमने एक दिन की एक थीम के बेस जो हमने एक्टिविटीज प्लान की, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, कि जिसके द्वारा हम वो नॉलेज या वो प्रैक्टिकल स्किल्स बच्चों के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो हमारी जो एक्टिविटीज होती है, जो हमारा क्लास का पूरा जो टाइम टेबल है, वो उसका प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि वो उन ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को कवर करे। और उसका असेसमेंट, यानी हम जब ये चेक करें कि हम बच्चे को कितना समझा पाए, सिखा पाए, या उसको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई उसकी, तो उससे जो गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, ये हमें पता चले।
The curriculum should be implemented in a manner that reflects responsiveness to family, home values, beliefs and experiences. और जो हमारा करिकुलम है अर्ली चाइल्डहुड का, वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए और इस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि वो रिफ्लेक्ट करे उस पर्टिकुलर सोसाइटी में जो वैल्यू सिस्टम है, जो बिलीव्स हैं, जो वो फैमिली है उसके जो होम वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उन सबको रिस्पॉन्सिव तरीके से रिफ्लेक्ट करे. The program should provide opportunities for exploration and experiential learning. हमने ये हमेशा डिस्कस किया है कि जो बच्चे हैं, ये जो एज है वो एक्सप्लोरेशन के लिए, खोजने के लिए बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है, वो हर चीज का पता लगाना चाहते हैं. तो जो प्रोग्राम है वो हमारा ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी दे जिसके द्वारा वो एक्सप्लोर कर सके अपने एनवायरनमेंट को एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग. और आसपास का जो हमारा, हम कह सकते हैं जो हमारी सेटिंग होनी चाहिए क्लासरूम की, वो कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिसमें वो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कर सकें. ठीक है. प्रोमोटिंग एक्टिव एंगेजमेंट विद पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट. और ये हम कैसे कर पाते हैं? आसपास के जो वातावरण है उसमें जो चीजें हैं, सामान है, ऑब्जेक्ट्स हैं और लोग हैं, उनसे बच्चा जो है एंगेज हो और उनसे इंटरैक्ट करने के बाद जो भी वो स्वतः सीख सके वो सीखे. इस तरह का एनवायरनमेंट हमें अर्ली चाइल्डहुड सेंटर पर प्रोवाइड करना चाहिए. तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हमने डिस्कस किए, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग. इसमें से सभी प्रिंसिपल समझ में आ गए या किसी को कोई प्रिंसिपल ऐसा है जो रिपीट करने की जरूरत है? बताइए. नो मैम, समझ में आ गया. समझ में आ गया. चमन, आपको भी? चलिए ठीक है, समझ आ गया. तो फिर आगे बढ़ते हैं. ये हमारे प्रिंसिपल्स हो गए, इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए. अब इन शॉर्ट अगर हम कहें आउटकम्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन करिकुलम, ये जो करिकुलम हम बनाते हैं बिल्कुल शॉर्ट में, ब्रीफ में, इसका आउटकम क्या है, यानी इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे क्या सीखेंगे हमारे इस करिकुलम के द्वारा. तो पहला है कम्युनिकेट इफेक्टिवली, यानी जो भाषा का ज्ञान है, चाहे वो शब्दों के द्वारा हो, चाहे इशारों के द्वारा हो, जेस्चर्स के द्वारा हो, या अपने हैबिट्स, मैनर्स के द्वारा हो, तो बच्चे अच्छे से अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, जो उन्हें आता है, जो उनके मन में है, उसको कम्युनिकेट कर पाए. ठीक है. ये कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिवली लर्न करें, ये एक उद्देश्य है हमारे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन करिकुलम का. दूसरा है डिस्प्ले इमर्जेंट लिटरेसी नीड स्किल्स. आगे प्राइमरी स्कूल में जाने के लिए जो लिटरेसी स्किल्स होती हैं, यानी जो हमारे तीनों आर हैं, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, तो उसका इसकी तैयारी एक तरह से हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में कराते हैं. तो प्री रीडिंग, प्री राइटिंग, प्री अर्थमेटिक जो स्किल्स हैं वो बच्चों के अंदर डेवलप करना. मैथमेटिकल स्किल्स एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट. रीडिंग राइटिंग के अलावा मैथ्स के और साइंटिफिक टेम्परामेंट, यानी जो हमारी साइंटिफिक सोच होती है, जिसमें हम कोई चीज पता लगाने की, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, तथ्यों को जानकर, तथ्यों को समझकर, ना कि किसी बिलीफ सिस्टम पर या मान्यताओं के आधार पर. तो वो जो एटीट्यूड है साइंटिफिक, वो बच्चों के अंदर डेवलप करना, ये दूसरा इंपॉर्टेंट उद्देश्य होता है. आउटकम हम कह सकते हैं हमारे करिकुलम का आना चाहिए कि हमारे करिकुलम से बढ़ के बच्चे के अंदर ये स्किल्स डेवलप हों. एक्सप्रेस इमोशंस इन सोशली एक्सेप्टेबल मैनर, आर सोशली अडेप्टिव एंड कोऑपरेटिव. जो ये हमने इमोशनल डेवलपमेंट में बार बार डिस्कस किया है कि जो बच्चा है वो अपने मनोभाव को, अपनी भावनाओं को समझे और सोसाइटी में जो एक्सेप्टेबल तरीके हैं उनको, उसके बारे में, उस पर्टिकुलर कल्चर के बारे में हम उसको अवेयर कराएं कि अपने इमोशंस को जो एक्सप्रेस करे वो सोशली एक्सेप्टेबल मैनर में करे एंड सोशली अडेप्टिव एंड कोऑपरेटिव, ताकि सोसाइटी में वो एडजस्ट कर पाए और कोऑपरेशन दे पाए, कुछ योगदान दे पाए आगे चलकर एक अच्छा इंडिविजुअल बनकर. तो वो इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो भी एक, हम कह सकते हैं, आउटकम है हमारे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन करिकुलम का. एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, हैव फिजिकल कंट्रोल, स्ट्रेंथ एंड हेल्दी हैबिट्स. हमने बाकी सबके साथ जो एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है फिजिकल डेवलपमेंट, है ना, शारीरिक विकास. वो भी इस एज में हमें पता है बहुत ही तीव्र गति से होता है और बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है. तो जो फिजिकल कंट्रोल है,
बच्चे का चाहे वो फाइन मसल्स हैं, ग्रॉस मसल्स हैं, उसकी स्ट्रेंथ है, वो सब अच्छे से डेवलप हो। फिजिकल कंट्रोल, मस्कुलर स्ट्रेंथ और जो हेल्दी हैबिट्स हैं जिससे फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, जैसे सुबह टाइम से उठना, टाइम से सोना, हेल्दी खाना खाना, फास्ट फूड नहीं खाना, तो ये सब चीजें भी हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के द्वारा बच्चे को सिखाते हैं, बताते हैं। तो ये हमारे हो गए आउटकम्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन करिकुलम। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लिए हैं, और हमने जो आउटकम्स होने चाहिए हमारे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम्स के, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इसको अच्छे से रिवाइज करिए, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करते हैं। और अब थोड़ा सा जो है हम जो हमारे असाइनमेंट्स हैं उसके ऊपर आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं।